प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मंडी, हिमाचल प्रदेश से। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करके अपनी कुंडली मुझे भेजते हैं और बड़ा मन लगता है। मुझे सबसे अच्छा कुंडली विश्लेषण करने में लगता है। मतलब बाकी के जितने कार्यक्रम मैं बनाता हूँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा मन कुंडली विश्लेषण में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कुंडली पे कुछ बोलता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है, गुरुदेव का बड़ा आशीर्वाद इस मामले में मैं अपने ऊपर मानता हूँ। आइए विषय पे लेके आता हूँ, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपका परिचय मैं इनकी कुंडली के पंचांग से कराता हूँ। ये पंचांग वो हैं जो आपकी कुंडली के बैठे ग्रहों को बल देते हैं, है ना। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी जातक की कुंडली के लिए। अगर पंचांग अच्छा बन गया तो उस कुंडली की पिलर मजबूत हो गई, और अगर पंचांग में थोड़े ग्रह गड़बड़ बैठे हैं या थोड़ी जो स्थितियाँ मजबूत नहीं बन रही हैं, पंचांग में तिथि कमज़ोर है, वार का स्वामी कमज़ोर है, नक्षत्र का बल कमज़ोर मिल रहा है, योग अच्छा नहीं बना हुआ है, शुभ योग में जन्म जातक का नहीं हुआ है, अच्छे करण में जन्म नहीं हुआ है, तो ये गड़बड़ी पैदा करते हैं। तो सबसे पहले जो पंचांग है उसमें व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में होता है। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बल प्राप्त करने के लिए थोड़ी शुभ लक्षणों के प्रभावों में कमज़ोरी आती है, या ये कह सकते हैं कि दक्षिणायन में जिस जातक का जन्म होता है उसको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कुंडली में अब जितने के जितने शुभग्रह होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और जितने भी पापग्रह हैं वो बलवान हो जाते हैं। इस अवस्था में हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी हम डिप्रेस ना हो, अपने अंदर सकारात्मक भावों का संचार होता रहे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से इसका फल ये होगा कि व्यक्ति के दिमाग की उपज बहुत ज़्यादा है। अब वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहा है, उसके दिमाग में धर्म भी है, आध्यात्म भी है, चिंतन भी है, राजनीति भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो एक एक विषय पे परत दर परत अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहता है। तो ये जो जानने की इच्छा पैदा होती है और व्यक्ति को जो जिज्ञासु उसके स्वभाव में जानने की इच्छा जो आती है, वो इसी वर्षा ऋतु के कारण आती है ना। आगे बढ़ के बात करते हैं। शुक्रवार को जन्म होता है। अब मैंने क्या बात कही, तिथि, वार, नक्षत्र। तो वार में अगर ये जातक शुक्रवार को जन्मे तो इस कुंडली के लिए शुक्रदेव कौन होते हैं? 12वें के साथ सप्तम भाव के अधिपति। और कुंडली में वारिस को बलवान देखना किसी भी जातक के लिए बड़ा हर्षित करने वाला होता है। तो अगर आपकी कुंडली के वार के स्वामी मजबूत हैं, दिग्बली हैं, अच्छे बैठे हैं, तो ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति की कुंडली का एक मजबूत पक्ष, जो महत्वपूर्ण पक्ष था, वो बलवान हो गया। पर शुक्रदेव को बलवान होते हम यहाँ देख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उनको बल मिलता है चतुर्थ स्थान से। ये यहाँ दिग्बली होते हैं और बैठे कहाँ हैं? उसके जस्ट पूरक भाव में। यहाँ पे ये निर्बलत्व की स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। निर्बल जो ग्रह जहाँ दिग्बल को प्राप्त करता है, दिशा का बल जहाँ मिलता है, उसके ठीक 7वें भाव में वो बलहीन हो जाता है। ऊपर से ग्रह जब नीचा विलासी हो जाए तो उसके प्रभावों में कमजोरी आती है, वो अपने शुभ लक्षणों से कमजोर होने लगता है। तो यहाँ पे वार के स्वामी कुंडली में कमजोर बन रहे हैं। उसमें एक पक्ष और भी जो कमजोरी वाला होगा कि आगे राहु, आगे शनि, पीछे राहु, आगे गुरु और पीछे सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये भाव पूरा पापक हुआ है। नवम भाव के स्वामी नवम में और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, तो पापक हो गए। तो चंद्रमा पहले पापक, शुक्ल प्रतिपदा के चंद्रमा पापक हो गए। बुध यहाँ राहु और सूर्य और पापक चंद्रमा के प्रभाव में आकर के स्वतः पापक हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि नवम भाव में पाप प्रभाव ज्यादा है इस कारण से। लेकिन लग्नेश कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अब ये व्यक्ति के दिमाग को या व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थिति बन रही है, जो घटनाक्रम उसके जीवन में चलेगा, वो प्रायः एक जैसा नहीं रहेगा। एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। मैंने कुंडलियां तो देखी ही हैं भगवान की कृपा से, पर मैंने एक बात महसूस की है कि जब जन्म कुंडली के लग्नेश अष्टम भाव में चले जाते हैं, या जब अष्टम भाव के अधिपति की दशा चलती है, तो वो व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त होता हुआ कोई काम करता है। उदाहरण देता हूं, इस कुंडली के लिए मंगल
अष्टम भाव में बैठ गए। और जब जन्म कुंडली के अष्टमेश की दशा चलेगी तो अब व्यक्ति के ऊपर प्रभाव कैसा आएगा, यही बता रहा था कि अब व्यक्ति जब मंगल की दशा आएगी या अष्टमेश की दशा आएगी तो वो भगवान के सामने जो दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करे या किसी भी देव प्रतिमा के सामने जाकर के प्रणाम करे तो वो निश्चल प्रणाम करता है ना। उसके अंदर कोई ऐसा मांगने का भाव नहीं आता। ये कब होता है, जब लग्नेश आपके अष्टम भाव में बैठे हों या अष्टमेश की दशा चल रही हो, तब ऐसा होता है। एक चीज और भी है अष्टम भाव के अधिपति की दशा में, अगर अष्टम भाव के अधिपति की दशा चलेगी तो उस व्यक्ति के पैसे बचते भी हैं। बजट आपने बनाया कि मुझे इस काम के लिए 20,000 खर्च करने हैं, पर आप जब गए और वो काम हो रहा है तो आपका पता चला कि 5,000 में ही हो गया, 15,000 बच गए आपके। इस तरीके के परिणाम भी अष्टम भाव के अधिपति देते हैं, या अष्टम भाव का अधिपति जब एक्टिव होता है तो देता है। तो मैंने 2-3 बातें बताई हैं। लग्नेश अष्टम में है, मंगल का अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं होता। पर जब हम नमांश कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी ही लग्नेश हो रहे हैं। दशमांशा कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ के दशम स्थान के अधिपति ही लग्नेश हो रहे हैं। ये इस कुंडली के इस छोटे जो दोष का, लग्नेश का अष्टम, लग्नेश है कहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लग्नेश के इस भाव में बैठने का जो दोष लग रहा था उसकी क्षतिपूर्ति यहां लग्न में चंद्रमा की राशि और यहां लग्न में सूर्य की राशि बन जाने से उस क्षति की पूर्ति हो जाती है। और ये कोई ऐसे अपने मन की बात नहीं है। जितनी भी समस्या बनेगी कुंडली में लग्नेश के अष्टम भाव में जाने से, उसका वापस वो फिर से बल वाली स्थिति प्राप्त हो जाएगी, वो फिर से एक्टिव हो जाएगी, फिर से वो अच्छी हो जाएगी और व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर जाएगा। धर्म के मामले में, कारोबार के सुख के मामले में, चिंतन के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, पत्नी के सुख, पत्नी के सुंदर, सुशील और श्रेष्ठ होने के मामले में। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी है। यहाँ के धर्म भाव के अधिपति यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं। मैंने एक सूत्र बताया था अभी 3-4-5 दिन पहले, ज्योतिष का अकाट्य सिद्धांत है कि लग्न कुंडली के अगर केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी किसी भी अन्य वर्ग चार्ट के लग्नेश होते हों तो ये बहुत उत्तम बात होती है। उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम हो जाता है। अगर लग्न, अब एक बात यहां पे और भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लग्न का अधिपति मंगल बनता है, अष्टम भाव में बैठा है, और अगर उसकी कुंडली में नवांश भी 8 नंबर का लिखता है, दशमांशा भी 8 नंबर का लिखता है, तो अब इसे कमजोर नहीं कहेंगे, बल्कि ये अपने बल की और चतुर्गुणित वृद्धि करने वाली बात हो जाती है। थोड़ी बहुत सावधानी हमें अपने निर्णय पे करना होगा इस लग्नेश के अष्टम भाव में जाने के कारण। हो सकता है कि आपके जीवन में जो परेशानी बनती है वो आपके ही इनएक्टिव मोड में होने के कारण वो लंबी जा रही है, पर अगर आप एक्टिव हैं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा कोई परेशान करने वाली नहीं होगी। ये तब होगी, बाकी के अन्य, अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर की कुंडली यहाँ बन जाती, या यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि 7 नंबर की कुंडली बन जाती, तब ये मंगल के अष्टम भाव में जाने का परिणाम कमजोर हो जाता, तब ये परिणाम आपको ज्यादा असर देता निगेटिवली। पर यहाँ पे चूंकि कर्क लग्न का नवांश बनता है, सिंह का दशमांश बनता है, और यहाँ के ये दोनों ग्रह योग कारक हैं, तो ये बहुत ही सर्वोत्तम बात हो जाती है। इस वजह से इस बात से अपने आप को चिंतित बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपका लग्नेश अष्टम भाव में अवयोग लगा रहा है। लग्नेश हैं कहीं बैठे, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। लग्नेश हैं, लाभ को देख रहे हैं, और कम से कम जन्म कुंडली में गुरु इस कुंडली के जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं धन योग लगा रहे हैं, और ये जल तत्व की राशि बनी है। लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और गुरु से केंद्र में बैठे हैं। द्वितीय भाव पे या द्वितीय भाव के स्वामी गुरु जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं लाभ भाव में। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ हो रहा है। तो धन और चतुर्थ का संबंध जब बनेगा तो व्यक्ति अपने माता के प्रभाव से, माता के सुखों से, माता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। पंचांग में ही अभी चर्चा हमारी चल रही है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां मिलती हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस तरीके की कठिनाई, समस्या आएगी तो कैसी? तो इसमें आपको सबसे ज्यादा अपने मन पे नियंत्रण रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अब आप ईर्ष्यालु हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, या चिंताग्रस्त हो सकते हैं,
रेगुलर एक जैसे नहीं हो सकते, मन और मन के विचार भाव बदल रहे हैं, जजमेंटल हो जाएंगे, किसी भी विषय को बहुत गंभीरता से नहीं समझ सकते या समझ नहीं पाते। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये गड़बड़ है तो फिर हमें सावधान होना होगा, हमारे मन को हमें सावधान करना होगा। इंद्रियों पे नियंत्रण, इच्छाओं पे नियंत्रण, बुद्धि किसे सही मानती है और किसे गलत कहती है, ये जज करने के लिए जिस ज्ञान का इस्तेमाल होता है उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। सही को गलत, गलत को सही, अच्छे और बुरे की पहचान में गड़बड़ी, ये सब कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं। इतना ही नहीं, माता के प्रभाव में कमज़ोरी, माता का स्वास्थ्य कमज़ोर, मातृपक्ष कमज़ोर और इम्यून कमज़ोर, रक्त संचार कमज़ोर और मन में उठ रहे भाव नेगेटिव। महीने के 30 दिन एक जैसे नहीं होते या किसी के नहीं होते, पर उसमें भी आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। जैसे जैसे कृष्ण पक्ष के अमावस्या के निकट जाएंगे वैसे वैसे बड़ा डिप्रेसिव फील होता है, एनर्जी कम लगती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। इतना ही नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति हो जाती है। नेचर जो है वो किसी चीज में चिपकने वाला हो जाता है। तो ये सारी चीजें, चंद्रमा को मनस्तु हितगु कहा गया, चंद्रमा मनसो जातः, है ना, वो बड़ा कोमल है। चंद्रमा स्वयं जो ग्रह हैं वो इतने ढूल मूल वाले हैं कि उनका स्वयं का मन बृहस्पति की पत्नी तारा पे आ गया था। उनका स्वयं का भी मन बड़ा स्थिर नहीं है। तो फिर तो वो हमारे मन के अधिपति ही हैं। हमारा मन जो सोचता है उसमें उसी चंद्रदेव का वो होता है। पर इसके पीछे का एक कारण ये हो सकता है शायद, संभवतः, क्योंकि वो नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं। और जब नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं तो हर एक नक्षत्र का चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण और हर नक्षत्र का अलग नेचर। तो जब चंद्रमा एक नक्षत्र में रहेंगे और उस नक्षत्र के किसी न किसी एक चरण में रहेंगे तो जातक को उस नक्षत्र से तो असर मिलता ही है, उस नक्षत्र के चरण से भी असर मिलता है। शायद यही कारण है कि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा जो भरा हुआ माना जाता है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक माना जाता है। इसके अतिरिक्त के चंद्रमा व्यक्ति के इन सभी समस्याओं को देने वाले हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। ये बहुत सामान्य उपाय है। अगर धनवान नहीं है तो मीठे जल का दान करिए, चीनी का दान करिए, मीठा जल दान करिए, शिव जी के मंत्र को धो दीजिए, है ना, ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए, वासुकी नाग की पूजा करिए, है ना, कुशा के जल से भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए, उनका अभिषेक करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, दूध से शिव जी का अभिषेक करिए, दूध अर्पित करिए, मिश्री डाल करके दूध में अर्पित किया जाए, दूर्वा अर्पित करिए, एक्टिव रहिए जितना ज़्यादा हो सके फिजिकली, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करिए। इसमें सबसे बढ़िया मैं एक सर्वश्रेष्ठ किताब कहूँगा, ग्रंथ गीता जी का पाठ करिए। गीता जी के 5वें अध्याय का और गीता जी के 2 अध्याय का पाठ नियमित रूप से प्रत्येक दिन करिए समय निकाल करके। इन सभी चीज़ों से आपके चंद्रमा ठीक होते हैं। रामचरितमानस का पाठ अपने भोलेनाथ को सुनाइए किसी मंदिर में जाकर के। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको अगले दिन से फायदा होगा। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं क्योंकि उसका साक्षात उदाहरण मैं हूं, है ना। मेरी कुंडली में चंद्रमा बड़े खराब है। आगे बात करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र, इसके अधिपति सर्प, वासुकी सर्प हैं जो कम से कम पता नहीं कितने 100 फीट ऊंचे हैं, 50 फीट से भी ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे वासुकी धाम की यात्रा कर सकते हैं, बैद्यनाथ धाम के पास है, वहाँ जाइए। इनको सर्वांग कुछ न कुछ पीड़ा होती है। अभी मैंने आश्लेषा नक्षत्र पे कल परसों एक कुंडली विश्लेषण में ही बात बताई थी कि आश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं उनको कोई ना कोई शरीर में बीमारी होती रहती है और इनको ठीक करने के लिए सर्प की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ नमक का सेवन रविवार को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए, है ना। और कुशा की जड़ अपने गले में धारण कर सकते हैं, उसको उखाड़ करके। अभी गुरु पुष्य योग आए, रवि पुष्य योग आए, पुष्य नक्षत्र में रविवार को अगर मिल जाए तो उस दिन उखाड़ करके अपने गले में धारण करिए। चिरचीटे की जड़ भी अपने गले में धारण कर सकते हैं,
चांदी के ताबीज़ में भर के इसी मंत्र का जप करके, ओम सर्पेभ्यो नमः, इसी मंत्र का जप करके ये काम कर ले सकते हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं। सिद्धि योग में आपका जन्म होता है और किस्तुघ्न करण ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी हैं ब्राह्मण वर्ण के कारण, और कुछ कमज़ोर पक्ष जो खाओ पियो मस्त रहो, कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इमोशनल कई बार कम होते हैं। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण धर्म, आध्यात्म, दर्शन, सेवा, आध्यात्मिकता, ये सब आ जाता है। मैंने 2 बातें कही थी कि यहाँ के सारे भाव, अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव की बात करते हैं तो यहाँ पापक प्रभाव ज़्यादा है, भाव का स्वामी वहाँ बैठा है। और एक बड़ी अच्छी बात है, ये भाव प्रभाव में पापक हो गया, क्योंकि चंद्रमा पापक, बुध जिस ग्रह के साथ बैठेंगे वैसा नेचर लेंगे, तो यहाँ पे सूर्य और राहु के संपर्क में है, चंद्रमा भी पापक हो गए, तो यहाँ बुध भी पापक हो गए। तो अब यहाँ का हम फलादेश कैसे करेंगे? जब जन्म कुंडली के 9वें भाव की बात करते हैं तो यहाँ पे फलादेश कैसे होगा? तो इस भाव के कारक जो हैं वो जन्म कुंडली में शत्रु के साथ शत्रु की राशि में बैठ गए, मतलब धर्म क्षेत्र कमजोर हो रहा है, और यहाँ के जो अधिपति हैं वो यहीं बैठे हैं पापक होकर के। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात होगी कि इस भाव के ठीक आगे शुक्र बैठे हैं, और इस भाव के ऊपर केतु और राहु का प्रभाव है, केतु की दृष्टि है। बुध यहीं बैठे हैं, सूर्य यहीं बैठे हैं, चंद्रमा यहीं बैठे हैं राहु के साथ। तो अब यहाँ पे व्यक्ति का जो दिमाग है और व्यक्ति का जो जीवन है वो धर्मगत होगा ही होगा। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में बुध बैठे हों, केतु की दृष्टि हो या केतु बैठे हों, सूर्य बैठे हों, तो व्यक्ति धार्मिक होता है और थोड़े बहुत संघर्ष उसके छोटे बड़े भाई बहनों से हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे धर्म के कारक ग्रह गुरु शनि के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए बड़े ही सामान्य ग्रह से भी कमजोर ग्रह माने जाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव अच्छे नहीं होते, और जन्म कुंडली के चतुर्थ के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे के स्वामी होने के कारण इनको दोष लग जाता है। और ध्यान से समझिए, तो यहां चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं आश्लेषा में, उनका तो प्रभाव बताया। अब कुंडली के कुछ और भी गहरे पक्ष पे लेके आता हूं। लग्न का मान 3 अंश का है, तो अब यहां पे लग्न पूरा 30 डिग्री का होना था और ये मात्र 3 डिग्री पे है, तो पूरे 27 अंश अभी इसको चलने हैं। और ये 3 अंश का जो लग्न होगा वो बाल्यावस्था का लग्न होगा। इसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमजोरी होगी। इसका दूसरा कारण, क्योंकि चंद्रमा पापक हैं और बुध के साथ बैठे हैं, मंगल अष्टम में चले गए हैं, है ना। यहां पे मंगल अष्टम में है। अब यहां पे एक अच्छी बात होगी जो मैं यहीं रोक के बता दूं, मंगल लग्नेश है और वर्गोत्तम है, तो ये कमजोर ना होकर के बली हो जाएंगे। दैट्स इट। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि मंगल आपकी कुंडली के लग्नेश है और वो वर्गोत्तम है। और पहले ही मैंने इस बात पे चर्चा कर रखी है कि लग्न, नवांश और दशमांशा के लग्नेश तीनों आपस में परम मित्र हैं। ठीक है, मैं यहां पे चर्चा कर रहा था कि यहां इस भाव के ठीक आगे शुक्र बैठ गए और 30 अंशों के लग्न में 30 अंश के लग्न में 3 अंश अभी बीता है। इसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होगा, चिंतन भटकाव में होती है, कंसंट्रेशन लूज होता है, लगातार काम व्यक्ति नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ इस नक्षत्र के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो लग्न में जो नक्षत्र बना है वो विशाखा नक्षत्र का 4था चरण है। तो विशाखा नक्षत्र पे अभी मैंने कल परसों ही वीडियो बनाया था नक्षत्र वाला, उसमें बात कही थी कि विशाखा नक्षत्र के 4थे चरण के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं, और विशाखा नक्षत्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, नक्षत्र का अधिपति बृहस्पति, नक्षत्र के चरण के अधिपति चंद्रमा। अब गुरु और चंद्रमा इस कुंडली के लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह बन के उभरेंगे, और इस कारण से यहां पे गुरु पहले ही कमजोर हो रहे हैं और चंद्रमा तो पहले ही पापक हैं, पर फिर भी व्यक्ति के पास धर्म रहेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं। इनके बहुत सारे प्रश्न धर्मगत हो सकते हैं। लोगों को देना है, सेवा करनी है, पूजा करनी है, देना है, दान करना है, समाज को कुछ बड़ा देके जाऊं, अमर हो जाऊं, इस तरीके के भाव बनेंगे। और वो क्यों बनेंगे? क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध बन रहा है ना। यहां पे पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, पंचम, तृतीय और सप्तम को देख रहे हैं। इस वजह से यहां के लिए सामान्य दृष्टि, यहां के लिए नीच की अच्छी दृष्टि नहीं है, जबकि यहां के लिए बहुत अच्छी दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति का एजुकेशन, कानून, लॉ का क्षेत्र, बाजार मतलब धर्म का क्या बोलते हैं, धन का क्षेत्र, जैसे शेयर बाजार, बैंकिंग, फिनांस आदि, सीए वगैरह बन जाए तो ये ठीक है। या फिर आप कुछ भी काम करते हो, व्यक्ति अपने काम के साथ और अपने प्राप्त करने के साथ न्याय कर लेगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आपका ध्यान बाकी के अन्य पक्षों पे लेके आते हैं, जहां मैं चंद्रमा से सभी ग्रहों का संबंध बताऊंगा। चंद्रमा से
सूर्य एक साथ बैठे हैं, इस वजह से शुक्ल पूर्णिमा का जन्म होगा। चंद्रमा के कमज़ोर होने का ये प्रमाण देगा, पर व्यक्ति सुंदर होगा, संततिवान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस कुंडली को ठीक ठीक सफलता मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नेचर ठीक है, कोई ऐसी कमजोरी नहीं है। पाप ग्रह के कारण थोड़े संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। हालांकि एक पक्ष और भी होगा जो भाग्य भाव को थोड़ी कमजोरी देगा, कि भाव के ठीक पीछे मंगल बैठे हैं। तो अगर हम लग्नेश को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये लग्नेश हैं, तो जन्म कुंडली के नवम भाव के ठीक पीछे मंगल के बैठने के कारण और इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि शनि पे चौथी, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे। इस वजह से इस कुंडली का जो सबसे कमजोर और डिप्रेसिव भाव होगा वो अष्टम भाव होगा। अगर मैंने क्या बात कही, लग्नेश को थोड़ी देर के लिए किनारे करके एक ग्रह के रूप में हम एक भाव के साथ अष्टम भाव का संबंध बनाते हैं, तो उस भाव पे शनि और मंगल जैसे दो पापक और मंद ग्रह, कमजोर या अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण उस अष्टम भाव के प्रभावों में कमजोरी होगी। इसके कारण व्यक्ति कई बार जीवन के आरंभ में उसको मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है और भाग्य के उत्थान के लिए संघर्ष करते देखा जाता है। अब एक बात मैं यहीं पे डिक्लेरेशन के साथ पूरे मोटे अक्षर में बता दूं, इस कुंडली में जो भी समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो कंसंट्रेशन से हो, चाहे कुछ भी हो, जीरो से लेकर के अनंत तक में कोई भी समस्या है, उसका एकमात्र कारण, बाकी और कारण हो सकते हैं, पर प्रधान कारण जो होगा वो इसी मंगल और शनि का एक दूसरे को देख लेना इस कुंडली की सबसे प्रधान समस्या होगी। मैंने बात बताई थी कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे चतुर्थेश बैठ जाते हैं, या चतुर्थ भाव के अधिपति जब अष्टम भाव पे देख लेते हैं, या जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी का संबंध जब शनि से हो जाता है, या जब जन्म कुंडली के छठवें भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है, चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है, तृतीय भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है, जन्म कुंडली के धन भाव का संबंध तृतीय भाव से हो जाता है, जन्म कुंडली के धन भाव का संबंध छठवें भाव के अधिपति से हो जाता है, मंगल की दृष्टि है गुरु पे, शनि मंगल प्रायः, तो अब जीवन में जितनी भी समस्या आएगी वो प्रायः 3 दशाओं में आएंगी, शनि की दशा में, मंगल की दशा में और गुरु की दशा में। ये 3 दशाएं होंगी। जब आप सोचते क्या हैं कि हमारी कुंडली के गुरु अच्छे हैं, पर वो कई बार थोड़े कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि मंगल पे पापक प्रभाव है। कैसे? क्योंकि गुरु पे पापक प्रभाव है। कैसे? क्योंकि मंगल की दृष्टि है, शनि के साथ बैठे हैं और केतु से प्रभावित, केतु की भी दृष्टि है। तो हमें हमारी पैतृक संपत्ति को कमज़ोर नहीं करना है, उसे बेचना नहीं है, उसको प्रोग्रेसिव वे में आगे रखना है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी है, उससे संबंधित कोई विवाद नहीं करना है। विवाह समय पे हो जाए और आपके दिमाग में उसके मतलब जो होता है ना, जो कितना दूर तक वो विवाह जाता है, उसकी आयु कैसी है, उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। हमारे विचार कई बार कठोर ना हो जाएं। धन संपत्ति के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव पे जब कभी भी शनि की दृष्टि पड़ती है, तो मैंने इस पे एक अलग सिद्धांत बताया था कि व्यक्ति बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित करने वाला होता है। इतना ही नहीं, जब जब व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा आएगी, तो ये कमजोरी मंगल और शनि की दृष्टि के अतिरिक्त उस शनि की दशा में व्यक्ति, जो शनि की दशा को अगर मान लीजिए 19 साल की चली, ढैया चली, 7.5 चली, तो उस दशा काल में व्यक्ति जाते जाते व्यक्ति को वो शनिदेव बहुत अच्छा धन और अच्छी संपत्ति के साथ अच्छी रिकॉग्निशन दे करके जाएंगे। इस अष्टम भाव के मंगल के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी जो मैं शुरू में बता दूं कि यहाँ व्यक्ति को कई बार उसका काम आरंभ में रुकता है, बाद में चल करके 36वें वर्ष के बाद उसके जीवन में प्रगति देखने को मिल जाती है। मित्रों से नुकसान इस कुंडली को हो सकता है, माता से फायदा हो सकता है। इस कुंडली की निद्रा अच्छी है, पड़ोसियों से सुख अच्छा है, दाम्पत्य अच्छा है, बस हमें अपना कम्युनिकेशन कमजोर नहीं करना है। ये इतनी सारी चीजें। धन क्षेत्र इस कुंडली का ठीक है, धन के साथ न्याय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवमांश कुंडली में और चंद्रमा से, सूर्य के बारे में बात कर रहा था, चंद्रमा से मंगल 12वें भाव में व्यक्ति के जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, व्ययात्मक स्थितियां होती हैं। चंद्रमा से बुध एक साथ केंद्र में एक साथ बैठे हैं दोनों, इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान होगा और इमोशनल नेचर का होता है। वो ये सोचता है कि मेरे पास होता ना तो मैं बड़ा बढ़िया दान करता, बड़ा पुण्य का काम करता, मेरे पास होता तो मैं मंदिर बनवा देता, गौशालाएं बनवा देता, लोगों को देता,
इस तरीके की बात वो सोचता है। तो ये इसी चंद्रमा और बुध के कारण ये बातें दिमाग में आती है। जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो ये सारे ग्रह लग्न में हो जाएंगे। चंद्रमा से गुरु का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति के दाम्पत्य को, परिवार को, भाग्य को, संतान को और उसके दिनचर्या को ठीक रखने वाला होता है। ये लाभ का संबंध हो जाएगा, इस वजह से मैं इसे कमजोर नहीं कहूँगा। इसके साथ चंद्रमा से गुरु का दूसरे भाव में बैठना व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाते हैं। चंद्रमा से तीसरे घर में शनि का जाना ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा। और चंद्रमा से राहु का संबंध उसी के साथ बैठा हुआ है, इस वजह से छोटे बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद के योग बनते हैं। नवांश कुंडली के लग्नेश का छठवें भाव में जाना, यहाँ के लग्नेश 8वें में चले गए, यहाँ के लग्नेश 6वें में चले गए, तो ये थोड़ी सी कुंडली को कमजोरी मिल जाती है। विवाह में कभी कभी संघर्ष देखने को मिल जाता है। वैसे अगर मैं बात कर दूं तो इस कुंडली के आधार पे ससुर का सुख बहुत अच्छा है, सास का सुख सामान्यतया है, और परिवार वालों के साथ संबंध मैं ठीक देख रहा हूँ। मतलब ससुराल वालों के साथ जितने संबंध है, बाकी के जितने भी वहाँ पे रिलेशन में हैं लोग, उनके साथ संबंध सामान्यतः ठीक ठाक है। विवाह का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह और धन का सुख इस कुंडली में बढ़िया होगा। लग्न कुंडली के अतिरिक्त नवांश कुंडली के लग्नेश चंद्रमा 6वें भाव में बैठे हैं पर गुरु से दृष्ट हैं। गुरु और शनि यहाँ भी एक साथ बैठे हैं, गुरु और शनि यहाँ भी एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति न्याय करने वाला होता है और वो सबसे ज़्यादा बिफरता है तो अन्याय पे। उसको किसी को भी जब वो देखता है कि वो कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो दशमांसा कुंडली में शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली के 7वें भाव से है यहाँ पे। इस वजह से व्यक्ति आधुनिक शिक्षा से धन कमाता है। इस भाव से केंद्र में राहु, मंगल यहाँ स्वग्रही और शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि इस भाव पे। इस वजह से व्यक्ति कई जगह से धन कमाता है। दिनचर्या को अगर वो ठीक रख लेता है तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। लेकिन एक पक्ष है जो बहुत बढ़िया है, दशमांसा कुंडली में 5वें भाव के स्वामी 2वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति धन प्राप्त कर लेता है। कारोबार को लेकर के जो उसका नेचर है वो बड़ा ही अद्भुत है और अच्छा है, और कम से कम वो दृष्टिकोण उदारवादी लेके बैठा है। पत्नी बहुत सारी चीजें हैं जो छुपा जाती हैं यहाँ के 8वें भाव के मंगल के कारण। नवांश कुंडली में भी 8वें भाव में मंगल बैठे हैं। इस वजह से ये बात सिद्ध होती है कि पत्नी या आपकी जो स्पाउस है या जो आप जिनसे आपका जो जीवन साथी है वो आपकी बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। उनको समझने की कोशिश करिए, उनको समय देने की कोशिश करिए। लग्न का मान विशाखा है, 3 डिग्री का है। अपने आप पे हम काम और कर सकते हैं। धर्म को समझना इस कुंडली के लिए बड़ा आसान है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब बात करते हैं कुंडली की बेसिक चीज़ों पे। अब आगे बढ़ते हैं और इस कुंडली की कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक जानकारी है उस पर आपका ध्यान लेके आता हूँ। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। मित्र की राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो कर्क और मीन की हैं। शत्रुता नहीं कर सकते धनु, सिंह और मेष वालों से। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए शुभ वार गुरुवार का होगा। पूजा करनी है भोलेनाथ की या बजरंगबली की, ये दोनों में से रुद्रावतार हनुमान जी और शिव जी की पूजा करिए। इस कुंडली के लिए शुभ रंग गेरुआ और पीला रहेगा। और साथ ही साथ अगर इस कुंडली में एकमात्र ग्रह शुक्र हैं जो मार्केश हैं, 7वें में बैठे हैं, 10वें में बैठे हैं, तो ये करियर को कंफ्यूज करते हैं। इस वजह से हमें अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। ये बात मैं महत्वपूर्ण बातों में रख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त नक्षत्र की बात करते हैं तो आप आश्लेषा में, पुष्य में, आर्द्रा में, हस्त में और विशाखा तो नहीं, उत्तराषाढ़ा में कोई भी काम करना हो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए दिशा इस कुंडली के हिसाब से उत्तर रहेगी और पूरब रहेगी। मतलब ये दोनों ही दिशाओं में आप धन कमाने जा सकते हैं। कोई विशेष दिशा जहां हो सके तो जा सकते हैं, पर मीन राशि और कर्क राशि के नाम के शहरों में भी आप काम करने जा सकते हैं। आपकी कुंडली में पार्टनरशिप के साथ सामान्य योग लगे हुए हैं, पार्टनर में जाकर के कारोबार करना। ये कुंडली अपने विपरीत परिस्थितियों से कई बार उलझ जाती है और उसको निकलने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ना हो, ऐसा ना करना पड़े, इस वजह से अपने अंदर अपने 10वें स्थान के स्वामी भगवान सूर्य नारायण की उपासना करिए। प्रत्येक दिन आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं या रविवार के दिन अनुष्ठानिक सूर्य के आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। अनुष्ठानिक का अर्थ होता है रविवार के दिन संकल्प लेकर के अच्छे तरीके से विनियोग किया, प्राणायाम आदि करके विनियोग किया,
संकल्प, ये सब सारी जो विधियां आरंभ की होती हैं मैं बता देता हूं। संकल्प, विनियोग, प्राणायाम, और उसके बाद पाठ करना शुरू किए। पाठ कम से कम 21 बार हो गया। 21 बार पाठ करने के बाद उसका फल समर्पण भगवान को करना है और भगवान को पीले पुष्प की माला अर्पित करनी है। घी का दीपक भगवान सूर्य नारायण को दिखाना है। ये करने के बाद कपूर की आरती भी भगवान सूर्य नारायण को कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें और करने के बाद फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। ऐसा करने से आपके सूर्य देव बलवान होंगे। दो चीजें और भी आप जो कर सकते हैं, अष्टम के मंगल के कारण कभी भी अपने आप को दबा हुआ महसूस नहीं करना है, या कोई आप पे आरोपित लगातार हो रहा है, बहुत आपके ऊपर चढ़ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत आपको डोमिनेट कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप सहन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये आपकी फिर प्रवृत्ति बन जाएगी। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी कुंडली के लग्नेश अष्टम में है। इसका एक जो है वो ड्रॉबैक हो जाता है। विष वाले जानवरों से, समुद्र, नदी, नाला, पोखरा, तालाब, जेब कतरा, सिंह वाले जानवर और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा, ये अष्टम भाव के मंगल के कारण हमें आवश्यक रूप से करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें और भी बात बता दूं तो इस कुंडली में महत्वपूर्ण में ही अब बात आगे बढ़ रही है। मंगल की दशा में और चंद्रमा की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। क्लियर है? गुरु की दशा में और शनि की दशा में हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, करियर से, पैतृक संपत्ति से, दाम्पत्य से, संतान से, मतलब यहां से हमें फायदा होगा, लाभ होगा। इसके साथ बुध और शुक्र की दशा में हमारा धर्म जागृत होगा, हमारी बुद्धि अनुभवी हो जाएगी। इसी बुध और शुक्र की दशा में हमारे पिता का बल बढ़ेगा, हम पिता के लिए भाग्यशाली साबित हो जाएंगे। इसी बुध और शुक्र की दशा में हमारा धर्म जागृत होगा, हमारा ज्ञान जागृत होगा और हमारी श्रेष्ठता लोगों की दृष्टि में सिद्ध हो जाएगी। क्लियर है? राहु और केतु की दशा के लिए कई बार हमारा मन हमारे धर्म से या हमारे जो संस्कार और परंपरा की बात जिसकी मैं करता हूं लगभग उसमें हमारा ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग की सेवा, आत्मविश्वास की वृद्धि, निरंतर दिनचर्या का पालन और ये ओम आदित्याय नमः का जप, इसके अतिरिक्त ओम सर्पेभ्यो नमः जो मैंने पूर्व में बात कही थी, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करिए। दान के लिए आप पीतल का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, मीठा जल दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, दान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इस वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल और देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा, सूर्य, ये सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। चंद्रमा भाग्येश, सूर्य दशमेश, परम मित्र लग्नेश के, पंचमेश गुरु भी, तो ये सारी स्थितियां इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। हमें काम कहाँ करना है? निरंतरता बनाए रखनी है। हम डिप्रेसिव नहीं हो सकते। हम किसी को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार विचार करेंगे, धारणा विकसित करने से पहले रिसर्च करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके धर्म का अपने जीवन में पालन करेंगे। ये कुंडली विशाखा नक्षत्र में लग्न लेकर के जन्मी है, इस वजह से ये कई बार क्रूर नक्षत्र होता है। इसके जो स्वामी देवता हैं, वस्तुतः तो ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्रागिन नाम के क्रूर देवता हैं, जो कई बार बहुत ही ज़्यादा क्रूर या कठोर जातक को बना देते हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल ही विशाखा नक्षत्र पे कार्यक्रम बनाया था, आप मेरे उस चैनल पे जाकर के उस विशाखा नक्षत्र के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको इस कुंडली के अष्टक वर्ग आदि और विभिन्न वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आता हूं। हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा उस पे काम करने की आवश्यकता है। हमारी पैतृक संपत्ति ठीक है, हम मेहनत और बढ़ा सकते हैं। संपत्ति, चल अचल संपत्ति हमारी कुंडली में हमें माता के आशीर्वाद से मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबकि हमारे एजुकेशन में बाधाएं पहुंची हैं और हम नौकरी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, लगभग दोनों चीज़ें ठीक है। ये व्यक्ति दोनों जगह से धन कमा सकता है। अष्टम भाव के मंगल और प्रभाव जो जन्म कुंडली का बन रहा है, वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन को काम करने के लिए वहाँ पे कंसंट्रेशन पे काम करना है हम, ताकि निरंतरता से काम कर सकें। उसके साथ हमारा भाग्य ठीक है, पर थोड़ा क्रूर और कठोर बना हुआ है। दान पुण्य करने के बाद हमें किसी को वो चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रेरणा देने के लिए बता सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं बात कर दूं तो हमें अपने करियर को लेकर के सचेत रहना होगा। अपने दाम्पत्य को लेकर के भी थोड़े बहुत कम्युनिकेशन की आवश्यकता वहां पे पड़ेगी। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे योग लग्न और नवांश कुंडली में
दोनों जगह बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप प्राप्त कर लेंगे जितनी आपको आवश्यकता है या जितनी आप चाहते हैं। व्यय इस कुंडली का सामान्यतया या आमदनी कई बार इस कुंडली में 12वें स्थान से यानी कि विदेश से आ रही है, पर सामान्यतया इस कुंडली में ऋण में भी जाने का योग लगा हुआ है। ऋण में या ऋण लेने से पहले 10 बार विचार करना होगा, पैसा देने से पहले विचार करना होगा। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और आपकी चाल कहीं आप ही पे भारी न पड़ जाए, इसका ध्यान रखना होगा। क्लियर है? कुछ भी शुभ काम करना हो आप आराम से गुरु की दशा में और शनि की दशा में और चंद्रमा की दशा में कर सकते हैं। धर्मगत अगर कोई काम करना हो तो भी ये दशाएं काम करेंगी। ट्रांसफर, नौकरी बदलना और चीजें बदलना, जगह परिवर्तन करना, तो केतु, मंगल और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो हमारी कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हैं लगभग चंद्रमा और शुक्र को छोड़कर के सब हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। वो सब हमें कुछ न कुछ देना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उसमें शुक्र और चंद्रमा को के अतिरिक्त सारे के सारे चंद्रमा के होरा में बैठे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अनुकूल और शुभ लक्षणों से युक्त होता है। हमारी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल का बैठना हमें यह बताता है, केंद्र में गुरु का नहीं बैठना हमें यह बताता है कि हमें हमारे कर्म पे फोकस करने की आवश्यकता है। 12वें भाव के स्वामी का नीचा विलासी होना, 12वें भाव के ठीक पीछे शनि और गुरु का बैठना यह बता रहा है कि हमें हमारे धन को सही गति देनी है ना। सदगति नहीं देंगे तो फिर मृत्यु में उसका दोष लग जाएगा, या फिर हमें फिर मंगल अष्टम भाव में वो वापस मृत्यु लोक में लेके आते हैं। इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा कि हम वापस भगवान के पास जा सकें। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। भवन भूमि वाहन का सुख इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी कुंडली में पिता और माता दोनों ही अच्छे हैं। माता से धन का सुख ज्यादा है, पिता से अनुभवों का सुख मिलता दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में संतान वगैरह से इस कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। संतति का सुख भी बहुत अच्छा है। संतति आपसे ज्यादा अनुभवी और एनर्जेटिक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।